कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, और इसी टॉपिक के एंड में हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करेंगे किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो देखें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इनेबल्स रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की मिकदार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की मिकदार जो कि रिएक्टेंट को इस काबिल बना दे कि वो क्या बना सके, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सके। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की वो मिकदार जो रिएक्टेंट्स को इस काबिल बना दे कि वो क्या बना दे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना दे। तो ये थी किसकी डेफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। तो इसमें एक पॉइंट वो बता रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन। केमिकल रिएक्शन किसका नतीजा है, केमिकल रिएक्शन नतीजा है मॉलिक्यूलर कोलिजन का। जब मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उसके नतीजे में क्या हमें हासिल होता है, एक केमिकल रिएक्शन हासिल होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एक इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनने से पहले एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है जिसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, और वो फ़ौरन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो है ना, प्रोडक्ट बनने से पहले मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम यह कहते हैं इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है और वो फ़ौरन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। आपने रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंचाना है। ठीक है, जब आपने रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंचाना है उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स किससे बनता है, वो रिएक्टेंट से बनता है। तो रिएक्टेंट को हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसमें एक और वो बात कर रहा है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स वाली फेज़ से तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शन गुजरते हैं, फिर वो जाके जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक मरतबा मैं आपको इसको रिवाइज़ करा देता हूँ, फिर हम इस ग्राफ को समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। मैंने ये कहा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की वो मिकदार जो कि क्या काम कराए, जो ये काम कराए कि रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में जो है तब्दील करवा दे। ठीक है, फिर मैंने कहा मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से के नतीजे में जो है हमारा कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है या वकूअ पज़ीर होता है। ठीक है, मैंने कहा रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिएक्टेंट्स जो हैं सबसे पहले एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में तब्दील होंगे, फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से किस में तब्दील होंगे, प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ये जो इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, ये कुछ ही टाइम के लिए जो है ये हमारा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद वो फ़ौरन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
फिर मैंने ये कहा कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। जब आप रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाना है उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जिसके बाद जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद जो है हमारी प्रोडक्ट हासिल होगी। फिर वो कहता है कि ये एनर्जी जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दी है क्या बनाने के लिए, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब हमने एक ग्राफ ड्रा किया है जिसमें आपको एक जो है हिल नज़र आ रही होगी या एक कर्व नज़र आ रही है। ये आप गौर करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है ये असल में किसकी कर्व है, ये रिएक्टेंट की कर्व है, ठीक है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ये जो है प्रोडक्ट की लाइन है, ठीक है। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए क्या काम करना पड़ रहा है, एक मर्तबा क्लाइंब अप होना पड़ रहा है और एक मर्तबा जो है क्लाइंब डाउन होना पड़ रहा है, ठीक है। फिर जाके जो है रिएक्टेंट्स किस में तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमारे पास ये वाली डॉटेड लाइन है ये किसकी है, रिएक्टेंट्स की लाइन है, और ये लाइन किसकी है, प्रोडक्ट की लाइन है। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए क्या काम करना पड़ रहा है, पहले क्लाइंब अप होना पड़ रहा है और फिर क्लाइंब डाउन होना पड़ रहा है। मतलब ये है कि इसको दो एनर्जी स्टेट में से गुजरना पड़ रहा है, एक एनर्जी स्टेट 1 है और एक एनर्जी स्टेट क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो इसमें जो E1 है वो क्या है, इसमें E1 जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। असल में ये जो ग्राफ ड्रा किया गया है ये असल में रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रा किया गया है, ठीक है, जो कि उसने आपको नीचे दिखाया है, ठीक है। तो इसमें जो E1 है ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, कि अगर आपने रिएक्शन कौन सा करवाना है, फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना है, उसके लिए जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, E1 ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो है E2 किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो अगर आपने रिएक्शन रिवर्स करवाना है, ठीक है, प्रोडक्ट से आपने रिएक्टेंट बनवाना है, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको हम किसे ज़ाहिर करेंगे, उसको हम E2 से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक रिएक्शन करवा रहा है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको K1 से उसने ज़ाहिर कर दिया है, और रिवर्स रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको उसने K2 ज़ाहिर कर दिया है। यहाँ पे एक वो बात कहना चाह रहा है कि रिवर्स रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, फॉरवर्ड रिएक्शन के मुकाबले में, ठीक है। और इन दोनों के एनर्जी के दरमियान जो फ़र्क होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान जो फ़र्क होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। उसे हम जो है किसे उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक मरतबा मैं इस ग्राफ से आपको दोबारा जो है मतलब एक रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने बात क्या की है। हमने ये बात की है कि हमने ये जो ग्राफ ड्रा किया है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रा किया है। पहले तो आपने ये देखना है, फिर आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, एक कर्व नज़र आ रही होगी जो कि किसको ज़ाहिर कर रही है, रिएक्टेंट को ज़ाहिर कर रही है, और ये वाली लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है, प्रोडक्ट को ज़ाहिर कर रही है। इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि रिएक्टेंट्स जो है ना सबसे पहले क्लाइंब अप कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जो है क्लाइंब डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आपको दो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नज़र आ रही हैं, एक E1 नज़र आ रही है और एक E2 नज़र आ रही है। ये जो आपके पास डॉटी लाइन नज़र आ रही है, ये डॉटी लाइन आपको ये ज़ाहिर कर रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए इसको कोई एनर्जी बैरियर जो है कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, मैंने ये बताया कि E1 क्या है। E1 असल में एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। E2 क्या है, E2 है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन, और इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो किसको ज़ाहिर करता है, डेल्टा E को, और इसका जो बाद में वैल्यू आती है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि रिएक्शन क्या है हमारा एक्सोथर्मिक है,
ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन जो है लिख दी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 से आपने उसको ज़ाहिर करना है, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट यूज़ होगा K1 यूज़ होगा। और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होगा तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट आपने यूज़ करना है वो कौन सा रेट कांस्टेंट यूज़ करना है, K2। ठीक है। और जो है आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी के फ़र्क की वजह से जो है हमें नेगेटिव साइन हासिल होता है। ठीक है, जो कि इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा कि हीट रिलीज़ हो रही है, हीट निकल रही है हमारी। ठीक है, तो मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता दिया, इसके ग्राफ की मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दी। अब हम आ रहे हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। देखें, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती थी। वहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट हम लिखते थे वहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन लिख देनी है। उसमें आप क्या करते थे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू K2। K2 किसको ज़ाहिर करता है, K2 ज़ाहिर करता है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में जो है इस तरह की इक्वेशन आपने शायद लिखने की कोशिश की होगी। वहाँ पे तो प्रॉपर रिएक्टेंट्स दिखाए गए थे, यहाँ पे हमने जस्ट रिएक्टेंट लिख दिए हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन ये है K1 इंटू रिएक्टेंट्स, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, K2 इंटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, K2 को K1 के नीचे ले जाओगे और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के नीचे ले जाओगे। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा, मतलब इन दोनों के दरमियान जो K1 और K2 है, जो हमारे पास इसके दरमियान जो रिलेशनशिप आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम K से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो K बराबर हो गया प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, और K किसके बराबर है, K1 ओवर K2 के बराबर। तो मैंने क्या कहा, आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन लिख लेनी है, आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन लिख लेनी है, आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर कर देना है। फिर आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है, फिर आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है। K2 को K1 के नीचे ले जाओगे और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के नीचे ले जाओगे। K1 और K2 किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है, जो कि क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये तो मैंने अभी क्या काम किया है, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन को डेवलप करके मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन को यूज़ करके मैंने एक K की इक्वेशन बना ली है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन बना ली है मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन लिखेंगे, जो कि क्या है, d log K ओवर dt इज इक्वल्स टू डेल्टा E ओवर RT स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, K की जगह पर उसकी इक्वेशन पुट कर देनी है। K की इक्वेशन हमने ऊपर ड्राइव की थी, वो क्या थी, K1 ओवर K2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन इंक्लूड कर देना है, जो कि हमें पता है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, और डेल्टा ही हमने जो है पीछे हमें पता है ये चेंज एनर्जी को ज़ाहिर करता है, वो किसके बराबर है, E2 माइनस E1 के बराबर है, E2 माइनस E1 के बराबर है। ठीक है, तो इसी किस्म की इक्वेशन आप पीछे भी देख के आए होंगे, डेल्टा E। ठीक है, डेल्टा E वैसे का वैसे ही, और ये माइनस किसको ज़ाहिर कर रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा था, और डेल्टा E की जगह पे क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, हमने यहाँ पर 3 काम करने हैं। K की जगह K1 ओवर K2 को लिखना है, माइनस का साइन यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, जो कि किसको ज़ाहिर करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ज़ाहिर करेगा, और डेल्टा E किसको ज़ाहिर करेगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 के। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, ये बन जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, आपस में मतलब जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, d log K1 माइनस d log K2 माइनस d log K2। ठीक है, ओवर dt। ठीक है, ये माइनस को आपने E2 से मल्टीप्लाई कर देना है,
और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और जो है हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, और साथ ही हमारे पास जो है ये E1 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशंस को, ये d log k1 dt से डिवाइड हो रहा है, इसको अलग कर लें, d log k2 dt से डिवाइड हो रहा है, इसको अलग कर लें, E1 ओवर RT स्क्वायर एक साइड पे कर लें, और ये नेगेटिव E2 ओवर RT स्क्वायर दूसरी साइड पे कर लें। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम K1 और E1 की रिलेशनशिप को कंपेयर करें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है। वो क्या है, वो हमारे पास आती है d log k1 ओवर dt इज़ इक्वल्स टू E1 ओवर RT स्क्वायर। इस तरह जब आप K2 और E2 को कंपेयर करोगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, d log k2 ओवर dt इज़ इक्वल्स टू क्या है, E2 ओवर RT स्क्वायर। ये आपके सामने इक्वेशन आ रही है, जो है लास्ट इक्वेशन से जो है मैंने कंपैरिजन करके जो है इक्वेशन डेवलप की है। d log k1 ओवर dt इज़ इक्वल्स टू E1 ओवर RT स्क्वायर, d log k2 ओवर dt इज़ इक्वल्स टू E2 ओवर RT स्क्वायर। अगर हम जो है इन्हीं दो इक्वेशन से एक जनरल इक्वेशन डेवलप करना चाहें तो K1 और K2 को ख़त्म करके हम K लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, d log k ओवर dt, और E1 और E2 को ख़त्म करके हम E लगा देंगे, और RT स्क्वायर वैसे का वैसे ही, RT स्क्वायर वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब हमने काम ये करना है कि dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे और d log k को हम यहीं रहने देंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा d log k। ठीक है, d log k रह गया, E ओवर RT स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये जो dt है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ ले लेनी है इंटीग्रेशन। E ओवर R कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएंगे, और इस t को आप ऊपर ले जाओगे t स्क्वायर को, तो ये t की पावर -2 बन जाएगी, और dt वैसे का वैसे ही, dt वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, देखिए जब आप इसकी d log k की इंटीग्रेशन लोगे तो d ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली हमारे पास आ जाएगा log k। ये E ओवर R वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा, ऊपर भी पावर में +1 और नीचे भी पावर में +1, और साथ ही जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन कर ली। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने log k को वैसे का वैसे ही लिखा, E ओवर R को वैसे का वैसे ही लिखा, t को वैसे का वैसे लिखा, -2 में +1 ऐड करोगे -1 बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी -2 में +1 ऐड किया, क्या बन जाएगा, -1। और ये c वैसे का वैसे ही, c क्या है, वैसे का वैसे। ठीक है, आपका कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, log k को वैसे का वैसे रखना है। ठीक है, E चूँकि एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ाहिर कर रही है तो आपने उसकी जगह क्या लिख दिया, EA लिख दिया, R वैसे का वैसे ही। ठीक है, और ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये क्या है, t जो है नीचे जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, कांस्टेंट वैसे के वैसे। तो मैंने क्या कहा, log के वैसे का वैसे ही, ये जो नेगेटिव है ये ऊपर आ गया। ठीक है, और E ओवर RT वैसे का वैसे ही, E को हमने EA लिख दिया है चूँकि E किसको ज़ाहिर कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है। ये जो t की पावर -1 है ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, और +c वैसे का वैसे ही, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ ले लेना है एंटी लॉग। जब यहाँ पे भी आप एंटी लॉग लोगे लॉग के साथ तो लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी एंटी लॉग लेना है। ठीक है, जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो ये पूरी की पूरी जो है पावर बन जाएगी, इसकी ई की पावर बन जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ भी एंटी लॉग लिया, लेफ़्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग नेचुरल लॉग से कट जाएगा। जब हम यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी जो एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, किसका, -E ओवर RT + C का, तो ये क्या बन जाएगा, E की पावर -EA ओवर RT + C। अब मैंने क्या काम किया है, E की पावर -EA ओवर RT + C को मैंने जो है क्या काम कर दिया है, इनको अलग कर दिया है। ठीक है, एक मरतबा मैंने E की पावर लिख दिया -EA ओवर RT, और एक मरतबा मैंने लिख दिया E की पावर C। ठीक है,
ई की पावर सी किसको ज़ाहिर करता है, ई की पावर सी ज़ाहिर करता है ए को। इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट यूज़ कर लिया ए, ठीक है, वो ए आ गया। और ये हमारे पास क्या है, आ गया ये ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे बहुत इजी है, ठीक है। पहले मैंने किसको यूज़ किया था, पहले मैंने यूज़ किया था लॉ ऑफ मास एक्शन को। वहाँ से मैंने इक्वेशन डेवलप की थी K1 ओवर K2 इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स इज़ इक्वल्स टू K, ठीक है। फिर मैंने आगे गिव्स फ्री एनर्जी और लॉ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ तक मैं पहुँच गया था, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन तक मैं पहुँच गया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने फिर यहाँ से मैंने क्या काम किया, इंटीग्रेशन को अप्लाई किया है। इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के बाद मैं इस इक्वेशन तक पहुँच गया हूँ, जो कि क्या है, लॉग के इज़ इक्वल्स टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस सी। फिर मैंने दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ क्या ले लिया है, एंटी लॉग ले लिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटी लॉग लिया तो मेरे पास जो है एंड में इस तरह की इक्वेशन बचेगी। बहुत ही गौर से देख लेना आपने इक्वेशन को, कोई मुश्किल नहीं है इस इक्वेशन को ड्राइव करना। एक मरतबा गौर से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके। ये देखें, यहाँ तक हम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, आर्हीनियस इक्वेशन हमारी ड्राइव हो चुकी है। अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की तरफ, ठीक है। कि अगर हमने एक इक्वेशन, हमने जो है एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करनी हो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। तो पिछले पेज तक हम जो है आर्हीनियस की इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की तरफ। किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। तो हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मालूम करना है एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि देखो, ये यहाँ तक इक्वेशन आप पीछे ड्राइव करके आ चुके हो। आपने आर्हीनियस की इक्वेशन को यूज़ करना है। दोनों तरफ जो है आपने कॉमन लॉग ले लेना है, मतलब आपने अरिथमेटिक लॉग ले लेना है, ठीक है। इस तरफ भी ले लिया, इस तरफ भी ले लिया। अब ये वैल्यू आप समझें ये ब्रैकेट में है, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, और बाहर क्या हो, लॉग हो, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों वैल्यू को आप प्लस कर दो और दोनों के साथ क्या लगा दो, लॉग लगा दो। तो हमने ए के साथ भी लॉग लगा दिया और ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी के साथ भी हमने क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, लॉग के लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ई ए ओवर आर टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ये हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों तरफ कॉमन लॉग ले लिया है और यहाँ पर क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लग गया, किस साइड पर, राइट हैंड साइड पर। इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। रीअरेंज कैसे किया है हमने, कि लॉग ए को हमने दूसरी साइड पर ले गए और लॉग ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी को हम इस साइड पे ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्या हो रहा है, चूँकि ई के ऊपर पावर है, वो पावर जो है कोफिशिएंट बन जाएगी, उस पावर को आपने नीचे ले आना है। माइनस ई ए ओवर आर टी नीचे आ जाएगा, ये लॉग ई वैसे का वैसे ही, ये लॉग ई वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये लॉग के भी आपने वैसे का वैसे लिखा है और जो है लॉग ए भी आपने वैसे का वैसे लिखा है। अगर आप अरिथमेटिक लॉग ई की वैल्यू लोगे ना, तो वो हमारे पास आती है 1/2303, वो 0.4 के आसपास आती है, जिसको आप जब जब आप उसको 1 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास यही जवाब आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा वो हमारे पास 2.303। तो जो नेचुरल लॉग होता है एल एन ई, उसकी वैल्यू 1 होती है, मगर जो अरिथमेटिक लॉग होता है लॉग ई, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 1/2.303 होती है। तो लॉग के को आपने वैसे का वैसे लिखा, माइनस ई ओवर आर टी को आपने माइनस ई ए ओवर आर टी को आपने वैसे का वैसे ही लिखा, और लॉग ई की मतलब अरिथमेटिक लॉग ई की वैल्यू आपने नीचे लिख दी, वो क्या है 2.303, वो वैल्यू आती है 1/2.303, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये लॉग है वैसे का वैसे ही। अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है
ठीक है, को कैसे, y इज इक्वल्स टू m, इसको आप 1 लिख दें, ये बन गया x, ये पूरी चीज़ m हो गई मतलब स्लोप हो गई, ये हमारे पास x हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास c। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन चुकी है, जिसमें जो है हम ग्राफ किसके दरमियान ड्रा करेंगे, हम y और x के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। y क्या है, log k है, x क्या है, 1/t है। ठीक है, जब हम y और x के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे मतलब log k को हम y एक्सिस पर रखेंगे और 1/t को हम x एक्सिस पर रखेंगे, तो हमें क्या हासिल होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, जो कि कुछ इस तरह की हमारे पास जो है लाइन हासिल होगी, मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ठीक है, मेरा मकसद कहने का ये है कि जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे किसके दरमियान, log k और 1/t के दरमियान, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ठीक है, जैसे हमें ये पता लग रहा होगा कि जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, -EA ओवर ये मेरे पास जो है ना 2.303 इंटू r के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप क्या आई है, स्लोप हमारे पास ये आई है, स्लोप बराबर आई है किसके, -EA ओवर 2.303 इंटू r। अगर आपने यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या है, EA वैसे का वैसे ही, ये माइनस वहाँ चला जाएगा और ये 2.303 इंटू r ये भी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या है दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे जो इसने वैल्यू लिखी हुई है ये किसके लिखी हुई है, ये थर्मल डीकम्पोजिशन जो होती है किसकी, नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड्स की। ठीक है, उसकी उसने स्लोप लिखी हुई है। ठीक है, उसकी स्लोप की वैल्यू क्या है, -5400 जो है केल्विन। ठीक है, मतलब यहाँ से हम किसकी फिर निकालेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालेंगे नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ की हुई है स्लोप की, वो किसकी वैल्यू यूज़ की हुई है, नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड की थर्मल डीकम्पोजिशन की। ठीक है ना, कि वहाँ उसकी जो स्लोप है उसकी स्लोप की वैल्यू ये होती है नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड्स की। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू लिख दी हमने 2.303 वैसे का वैसे ही, और r की वैल्यू जो है आपको पता है वो किसके बराबर होती है, r आइडियल गैस कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जॉल पर केल्विन इंटू मोल, मतलब जॉल पर केल्विन और पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आप लेते हैं, मतलब के और मोल आपने दोनों ही नीचे लिखने हैं और जॉल को आपने ऊपर लिखना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कहा कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये 2.303 8.314 ये सब आपस में किसके साथ मल्टीप्लाई खाएंगे, 5400 के साथ मल्टीप्लाई खाएंगे। ठीक है, ये के के साथ कट जाएगा, हमारे पास जो यूनिट बचेगा सिर्फ और सिर्फ जॉल पर मोल बचेगा। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 103,410, ये तकरीबन मेरे ख्याल से आ रही है, हाँ, ये तकरीबन 1,00,000 जो है 3,410 जो है जॉल पर मोल आ रही है। इसको अगर आपने किलो जॉल्स में जो है कन्वर्ट करना है तो आपने इसको क्या काम करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है किसकी, नाइट्रोजन की थर्मल डीकम्पोजिशन की। ठीक है ना, नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड की थर्मल डीकम्पोजिशन की। तो ये पेज जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि आपने आर्हीनियस की इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करनी है किसकी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। ठीक है, तो आर्हीनियस की इक्वेशन को हमने यूज़ किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है ना, लॉग लेने के बाद हम इस इक्वेशन तक पहुँचे जो कि असल में क्या थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी। हमने एक ग्राफ ड्रा करके दिखा दिया, इसमें जो है 1/t एक्स एक्सिस पर आएगा, लॉग के जो है वाई एक्सिस पर आएगा, और जो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, -EA/RT होगी। इसी स्लोप के फार्मूले से हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फार्मूला बना दिया, मतलब इस फार्मूले से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन को दूसरी साइड पे लेके जाके
जो नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड हैं उनकी जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है ना, उसकी जो स्लोप की वैल्यू जो होती है ना वो -5400 होती है। आर की वैल्यू को हमें डाल दिया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1,03,410 जो है जॉल पर मोल जो है एक्टिवेशन एनर्जी आई है किसकी, फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड्स। इसी को हम किलो जॉल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लिया कि नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है फॉर इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब देखें, अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो, कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें 2 टेम्परेचर्स इन्वॉल्व हों, तो उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फार्मूला क्या होता है। तो वो आपको एक अल्टरनेट मेथड भी बता रहा है कि अगर हमारे पास 2 टेम्परेचर्स इन्वॉल्व हो रहे हों, ठीक है, और 2 के की वैल्यू इन्वॉल्व हो रही हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो, रिवर्स रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फार्मूला क्या होता है, log K2/K1 EA 2.303 × R। ठीक है, सिर्फ क्या काम क्या किया है, K की जगह K2/K1 कर दिया है, ये वैसे का वैसे ही है, यहाँ 2 टेम्परेचर्स को इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, 2 टेम्परेचर्स को इन्वॉल्व कर दिया है और क्या लिख दिया है, T2 - T1 / T1 × T2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है किस केस के लिए, जब हमारे पास 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होंगे, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा और साथ ही 2 टेम्परेचर्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, उस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने का ये एक फार्मूला है। अगर आपने इस फार्मूले से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फार्मूला बनाना है तो EA को वहीं का वहीं रखो। ठीक है, EA को वहीं का वहीं रखो और तमाम वैल्यूज़ को वहाँ ले जाओ। 2.303 भी जो है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और मतलब इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो है ये जो T2/T1 है, T2 - T1 / T1 × T2, ये भी वहाँ जाके जो है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला जाएगा। T1/T2 ऊपर चला जाएगा और T2 - T1 नीचे आ जाएगा। मतलब इसी फार्मूले को से हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फार्मूला बनाया है। ठीक है, किसको यूज़ करते हुए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको जो है कुछ बातें बता चुका हूँ कि हमने जो है आज क्या पढ़ा है। हमने आर्हीनियस इक्वेशन को डेवलप किया, जिसमें हमने इक्वेशन डेवलप की किसके दरमियान, हमने इक्वेशन डेवलप की रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान एक इक्वेशन डेवलप, ठीक है ना, इक्वेशन डेवलप की है। और जो है हमने फिर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक में फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।